अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अरे ईद के बाद तो तादाद बढ़नी चाहिए थी यार, हैं? कैद से आज़ाद हुए होना था लोगों ने, तो कम हो गए हैं? मुश्किल से पहुँचे हैं, क्यों? ये जितने लोग यहाँ बैठे सब लाहौर के हैं, तो कैसे पैदल पहुँचे हैं? नहीं, क्या बहुत मसला है वापसी की कन्वेंस का क्या? अच्छा, नहीं तो ये जब जाते हैं तब ये इन दिनों की बुकिंग नहीं हो रही होती, ये नहीं कर रहे होते? अच्छा, यार सुबह वाले सेक्शन ने तो मुझे बहुत मायूस किया है। सब भूल भाल के, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता था रिड्यूसिंग बैलेंस कैसे डेप्रिशिएट करना है। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। अच्छा, टेस्ट भी ना मैंने सवाल भी खुद ही इसीलिए बनाया था कि उसमें मैं डिस्पोजल और एक्सचेंज और रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन और एस्टीमेट चेंज सब डाल लूँ उसमें। तो टेस्ट ज़रूर देना यार। देखो, टेस्ट वेस्ट नहीं देते ना तो फिर पेपर में बैठ के पता चलता है कि आपको क्या आता है। तो टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस कर लें या अटैम्प्ट दे दे के प्रैक्टिस कर लें, वो आप लोग फैसला कर लें। टोटल कितना अरसा है कैफ का? 4 साल ना? हाँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही जस्ट शेयरिंग। टोटल 4 साल का अरसा है और 8 पेपर्स हैं। हाँ, ऐसी बात हो रही है, बस ऐसी एक अटैम्प्ट में हैं। 4 साल के बाद क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बस और क्या। नहीं, वो तो खैर मुझे डिटेल नहीं पता कि शायद 2 रहते हो तो 1 साल और मिल जाएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ऐसी कोई बात है। लेकिन जो उस साल में नहीं कर सकेगा वो डिस्क्वालीफाई, बस अल्लाह हाफिज़, अपना काम करें जाके। तो 4 साल में 8 पेपर हैं, यानी 8 अटैम्प्ट्स। ऐसी बात हो रही है, बस ऐसी जनरली। तो कोई अटैम्प्ट खाली नहीं जानी चाहिए, है ना? बस ऐसी ही बात कर रहा था, ऐसी दिल हल्का कर रहा था। एसेट स्केड्यूल। अच्छा, पिछली क्लास तक रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन, एस्टीमेट चेंज, डिस्पोजल, पूरी एसेट की क्लास, वो सब हमने कर लिया है मैंने तो करा दिया। एसेट स्केड्यूल, इस पे दोबारा बात करूंगा 4 और टॉपिक पढ़ाने के बाद, यानी जब तो IS 40, IS 36, IS 23, IS 20, जब ये चारों भी करा चुकूंगा ना, फिर इस पे हम लोग दोबारा बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना काफ़ी है कि जो टी अकाउंट्स पढ़े हैं वो सब कुछ वैसे ही है, यानी वो सारी बुक्स वैसे ही बनती हैं। बस एक एडिशनल एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। क्यों बनता है, कब बनता है, कौन बनाता है, इस पर दोबारा होगी बात। अभी सिर्फ इतना काफ़ी है फ़िलहाल कि ये एक टेबल है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि पीपी की जितनी क्लासेस हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट है, जितनी क्लासेस हैं वो कॉलम आ जाएंगे, और ये जो अंग्रेजी की लाइनें लिखनी हैं, जैसे मैं एक मिसाल ले रहा हूं, ये मैं ऐसी मिसाल ले रहा हूं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल्स, ये मैंने सिर्फ मिसाल लिखी है।
काम की बात यह है कि ये जितनी पीपी की क्लासेस हैं ये वो हैं, यानी अगर आपको क्वेश्चन में एसेट स्केड्यूल बनाना पड़े तो जितने भी सवाल में क्लासेस मौजूद हैं वो कॉलम्स बन गए। अच्छा, अब इन कॉलम्स में लिखना क्या है? एक हिस्सा है, इसको मैं कह रहा हूं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्योंकि सारे लोग एक वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता देता हूं। ये जो एसेट स्केड्यूल है ये आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूं, इसका फॉर्मेट देख लें और ये आपको बनाना आना चाहिए। क्यों बनता है, कब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, इस पे दोबारा बात होगी 4 और टॉपिक्स पढ़ने के बाद। और जो ऑनलाइन में रिपीटर्स लोग हैं, डिस्क्लोजर्स एक चीज़ होती है, वो मैं अभी IAS 16 में नहीं पढ़ाऊंगा, 5 IAS इकट्ठे करने के बाद डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा। तो जब डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा तो फिर इस पर दोबारा से बात होगी, लेकिन तब तक बस एसेट स्केड्यूल आप समझें एक टेबुलर रिपोर्ट है बस, उसको अभी फिलहाल आपको यह आना चाहिए कि इसको बनाने कैसे हैं बस। अब इसको बनाने के लिए ना मेहनत वही है सारी जो हम लोग अभी पिछली 3 क्लासेस में कर रहे थे। जैसे जो एसेट का अकाउंट था उसमें क्या क्या था? BD, एडिशन, डिस्पोजल और CD। और एक्यूमुलेटेड में क्या था? इस साइड पे BD, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल इस साइड पे और CD। और इनमें मुश्किलें क्या हो सकती हैं कि आपको ये फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़े। BD हो सकता है गिवन हो सकता है कई गुजरे हुए सालों का टोटल खुद निकाल के यहाँ लिखना पड़े। ये पिछले 3 दिनों में काम किया है हमने। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, एडिशन, डिस्पोजल, ये फिगर कैलकुलेट करनी पड़े। तो वो जो मेहनत इन टी अकाउंट्स के बनाने में कर रहे थे, यही सारी मेहनत, यही सारी वैल्यूज बस एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख देना, ये एसेट स्केड्यूल है। यानी ये मेहनत सारी वही है। जैसे अगर पहले जो हम पिछले 3-4 दिन में कर रहे हैं, अगर प्लांट मशीनरी का सवाल है तो ये प्लांट मशीनरी का अकाउंट, ये उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन का अकाउंट, यही सारी फिगर्स एसेट स्केड्यूल में बस एक कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे। जैसे एसेट अकाउंट में 4 चीजें क्या क्या हैं? BD, एडिशन, डिस्पोजल, CD ना, वही सब कुछ मैं यहां लिखूंगा। BD बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, एडिशन, डिस्पोजल, यानी वो जो बुक्स में अलग अलग लेजर अकाउंट्स बन रहे होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, और हां लेजर अकाउंट्स ही बन रहे होंगे। उसके अलावा बस एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट है जिसको एसेट स्केड्यूल कहा है मैंने। उन्हीं टी अकाउंट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको इस रिपोर्ट में इस तरह से कॉलम वाइज लिख के दिखाना, ये एसेट स्केड्यूल है। लेकिन अब यहां पर सिर्फ कॉलम में लिखा हुआ है, कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस से ये क्लोजिंग बैलेंस तक कैसे पहुंचे? ये एडिशन, डिस्पोजल प्लस कर दें सारे, क्या करें? ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन है, डिस्पोजल है, क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचना है, तो क्या प्लस क्या माइनस? ये वही 4 फिगर्स हैं जो टी अकाउंट का सवाल होता तो हमने टी अकाउंट में ही फिगर्स करनी थी। एसेट स्केड्यूल में इन्हीं को बस इस कॉलम फॉर्म में लिखना होता है। ये एसेट स्केड्यूल क्यों बनता है इस पे दोबारा बात होनी है। मैं 4 टॉपिक्स और पढ़ा लूं फिर करूंगा इनके ऊपर बात, क्योंकि जो इसका एग्जाम क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर का, तकरीबन 50-50% चांस है कि सिर्फ वो IAS 16 का सवाल होगा या फिर बाकी 2-3 टॉपिक्स और मिला के सवाल होगा। तो चूंकि वो कंबाइंड सवाल भी होते हैं तो इसलिए मैं वो 4 टॉपिक्स कराने के बाद, 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर इस पर मैं दोबारा आऊंगा बाद में। तब तक बस ये फॉर्मेट बनाना आपको आता हो फिलहाल तब तक काफी है। तो जितने भी सवाल में पीपी की क्लासेस होंगी उन सब के डिफरेंट कॉलम बन जाएंगे, और सब में ऐसा ही होगा कि जो इनके अपने अपने लेजर अकाउंट के अंदर BD, एडिशन, डिस्पोजल आ रहा होगा वो बस यहां पर इस तरह से प्रेजेंट करना है। इसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। और ये टोटल क्या है? ये तो कभी कोई क्लास नहीं पढ़ी है। ये क्या है? ये इनका टोटल है ना, ये इनका टोटल है।
तो ये जो अभी सामने फिगर लिखी है इस सेक्शन के अंदर, ये वही है जो एसेट के टी अकाउंट में आया करती हैं, और वो जो एक्यूमुलेटेड वाला टी अकाउंट है उसके लिए अलग सेक्शन बनता है। और वही चार चीजें जो उस अकाउंट में हैं वो इसमें इसी के नीचे कॉलम वाइज आनी शुरू हो जाएंगे, जैसे बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22। ये वो है जो उस अकाउंट का बीडी था, वो इस स्टेटमेंट में इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और क्या है उसमें, डिस्पोजल है। और डिस्पोजल की कौन सी फिगर है, इधर इधर जो बिका उसकी कॉस्ट और जो बिका उसकी एक्यूमुलेटेड रेप्शन, नेट बुक वैल्यू नहीं है, एक्यूमुलेटेड रेप्शन। यही चीज़ें हैं ना, ये टीए पिछली 3 क्लासेस लेके आए हैं। पिछली 3 क्लासेस सुन के आए हैं। तो ये जो कर रहे थे वही सारी फिगर्स इस कैजुअल नामी एक रिपोर्ट के अंदर दोबारा प्रेजेंट होती हैं कॉलम वाइज। अगर क्वेश्चन में एसेट स्केड्यूल बनाना पड़े तो लिखने का तरीका यह है, अदरवाइज उन फिगर्स को सवाल में से ढूंढना, कैलकुलेट करना, मेहनत वही है जो टी अकाउंट की मेहनत है। यानी अगर वैसे सवाल होता कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड रेप्शन अकाउंट बना दें, तो इस शक्ल में सॉल्व करते। लेकिन इसके लिए जो फिगर्स जैसे भी कैलकुलेट करते वो फिगर्स वैसे ही कैलकुलेट होंगी, बस इस शक्ल में प्रेजेंट करने की बजाय अगर एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड है तो इस शक्ल में प्रेजेंट हो रहा होगा। फिगर्स की मेहनत वही है जो वर्किंग करनी पड़ रही थी, बस उसकी शक्ल ये है प्रेजेंटेशन की। अब इसमें मैं क्या प्लस माइनस करूं, डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिख रहा है, यहां डिस्पोजल माइनस हो जाएगा। और इस सेक्शन का जो अब आंसर बनेगा वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। ये एसेट अकाउंट का सीडी है असल में, ये एक्यूमुलेटेड का सीडी है, यानी साल के एंड पे जो एसेट्स मौजूद है उनकी कॉस्ट, उनकी एक्यूमुलेटेड। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो क्या होगा, नेट बुक वैल्यू। तो इसके नीचे आखिरी लाइन आती है, उसको कहते हैं नेट कैरिंग अमाउंट एज एट जो भी ईयर एंड है सवाल में, ये होता है एसेट स्केड्यूल। इसके लिए मेहनत सारी वही है, कैलकुलेशंस वही हैं जो पिछले 3 क्लासेस में पढ़ रहे थे। कैलकुलेशंस, वर्किंग सब वैसे ही होनी है, बस प्रेजेंट इसको इस तरह करना है। अगर एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड है और अगर टी अकाउंट रिक्वायर्ड है तो ऐसे प्रेजेंट करना है। FAR 1 के एग्जाम में ना वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं होता, ये होता। वर्किंग तो वही करनी पड़ेगी, वर्किंग वही है, वर्किंग वही, मेहनत सारी वही है जो पहले कर रहे थे, बस आंसर प्रेजेंट अब टी अकाउंट की जगह इस शक्ल में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, देखें टी अकाउंट क्या वर्किंग में बना के दिखाना है, नहीं। ये गिवन है अगर तो यहां लिख दें, एडिशन की कॉस्ट गिवन है तो वहां लिख दें, नहीं गिवन है तो वो जैसे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है शायद कैलकुलेट करना पड़े, उसकी वर्किंग करके जब एडिशन की कॉस्ट निकल आई तो यहां लिख दें। इसी तरह ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है, अगर गिवन है तो लिख दें, नहीं गिवन है कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट करने की वर्किंग करें और यहां पर उसका आंसर लिख दें। तो वर्किंग में टी अकाउंट्स नहीं बना के दिखाने। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड रेप्शन का अकाउंट होती तो सॉल्यूशन ये होता और बाकी कैलकुलेशंस वर्किंग होती ना। अब अगर एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड है, वर्किंग्स वही हैं, अब सॉल्यूशन इसकी जगह ये है जी। जी नहीं, ये तो किसी एक क्लास का सवाल है ना। अगर मल्टीपल क्लासेस हैं सवाल में तो वो मल्टीपल क्लासेस के कॉलम अलग अलग हैं। लिखें, इसके लिए सवाल लिखें एक,
सुबह वाले सेक्शन ने तो बहुत मायूस किया इस सवाल में, आप देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो मुझे खुद ही शर्म करके बोर्ड पे कर देना चाहिए, लेकिन चलें देखते हैं। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 22, बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 22। प्लांट एंड मशीनरी, अब ये लिस्ट है पूरी, यानी बैलेंसेज हैं काफी सारे। प्लांट एंड मशीनरी 3 मिलियन, और प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड एप्शन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 00। क्या हुआ, वैल्यू में उलझ गए। मैंने प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बताया है 3 मिलियन, और प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड एप्शन का बैलेंस बताया है 1 2 3 4 5 00। फर्नीचर, फर्नीचर 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन 15 लाख, और फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 876500। ये हो गए बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 22। ऑन 1 अप्रैल 22, ये बैलेंसेस हो गए पूरे। ऑन 1 अप्रैल 22 an old machine costing 240,000, an old machine costing 240,000 was exchanged with a new machine, was exchanged with a new machine paying 1,80,000, paying 180,000। यानी एक पुरानी मशीन को नई से एक्सचेंज कर लिया और कैश पे किया 180,000। ट्रेड इन अलाउंस वॉज एग्रीड, ट्रेड इन अलाउंस वॉज एग्रीड, ट्रेड इन अलाउंस वॉज एग्रीड एट 120,000। 1,20,000 का ट्रेड इन अलाउंस एग्री हुआ। इट हैड बीन परचेज्ड, यही जो पुरानी मशीन है इसकी बात चल रही है। इट हैड बीन परचेज्ड टेस्ट जरूर देना यार, आपके लिए बनाया सवाल है, टेस्ट देना है जरूर। अच्छा, जो तो आए हैं ना वैसे ही 4 साल गुजारने, घर क्या कहते 4 साल बाद आ रहा हूं मैं वापस, वो तो चलो जैसे उनका दिल करे चले। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेरे बच्चों, टेस्ट देने हैं आपने। टेस्ट आप लोगों के लिए, आपके भले के लिए बने होते हैं, टेस्ट देने। मैंने उस सवाल खुद ही बनाया सवाल, और मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। एस्टीमेट चेंज भी है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर मेंटेनेंस। जी क्या हुआ, इसी तेज़ करना। चलें सवाल लिखें, कहां तक पहुंचे? इट हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 2019।
अच्छा जी, ये हो गई प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद लिखें ऑन फर्स्ट जुलाई 2022, ऑन 1 जुलाई 2022 a furniture costing a furniture costing 150,000 was sold for 40,000 रुपये, 40,000. It had been purchased on 1st January 20. अच्छा जी, बेच भी लिया। चलें अब ये ख़रीदते हैं। ऑन 1 नवंबर 22 a furniture was purchased for 180,000, 1,80,000। Depreciation on plant and machinery is charged at 24%, using reducing balance basis। reducing balance 24% है, reducing balance। depreciation on furniture is charged using straight line basis over 5 years, over 5 साल। आपसे अभी रिक्वायर्ड है, आपसे एसेट स्केड्यूल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। करें जी। सना, ये एसी, ये कूलिंग नहीं सही लग रही।
चल गए, सॉरी नंबर 5 से पीछे से इन्होंने चेक नहीं किया, इन्होंने ब्रेकर ऑन कर दिया रिमोट से ऑन। चल ठीक। तीनों बंद थे। अच्छा जो लोग खाली बैठे सिटी बजने का इंतजार कर रहे हैं, शुरू कर सकते हैं आप। क्लासेस नहीं ली? आपने लास्ट टाइम पेपर नहीं दिए थे? बनाने की क्या ज़रूरत है? सर वो मैं आसानी हो जाएगी। अच्छा ठीक ठीक। छः महीने की नहीं आए? पाँच कैसे? 5 months जुलाई, अच्छा जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हैं जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर। गिनो फिर से। जी जनाब। डिप्रिसिएशन हम फाइंड करें, जो ट्रेड ऑफ हमने किया है प्लांट एंड मशीनरी को, हम उसकी कॉस्ट जब इसमें से माइनस करेंगे, जो उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट में से, टोटल की कॉस्ट में से निकालेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस है? हाँ जी सर, जब उसकी कॉस्ट में से हम निकाल रहे ये हो रिड्यूसिंग बैलेंस है सर, उसकी हमने बेच जो दिया है हाँ, तो हम फिर उसकी कॉस्ट में से निकालेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस।
वो तो ठीक है, वो मुझे समझ आ गया। पहले तो हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसमें से फिर हम उसकी जितनी डेप्रिसिएशन हो गई है उसकी कॉस्ट में से माइनस करके उसको फिर इसकी कॉस्ट में से माइनस। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एसेट की जो हमने बेचा है उसकी हम कॉस्ट हम ये लेंगे कि उसकी ट्रेड ऑफ जो जितने नहीं, पुराने की कॉस्ट तो 240 है, तो 240 है, तभी तो आपने यहाँ लिखा है 240। कॉस्ट तो 240 है इसकी। उसके ऊपर सर डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। हाँ। अभी तक कितनी हो गई है जब तक हमने सेल नहीं किया? तो कॉस्ट तो 240 है ना। नहीं, मैं और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, वो हम कॉस्ट में से माइनस कर दिया हमने, अच्छा, जो अब तक की डेप्रिसिएशन है तो हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर। और जो अब अमाउंट बच गई उसको जब हमने प्लांट एंड मशीनरी की जॉब की कॉस्ट डेप्रिसिएट होने के बाद उसमें से जब वो बुक वैल्यू जब उसकी निकालेंगे तो वो हम जो बुक वैल्यू इसकी होगी वो हम वही लेंगे जो अब बच रही है, या ट्रेड ऑफ वाली? ट्रेड ऑफ वाली कौन सी बुक वैल्यू है? ट्रेड एंड अलाउंस तो है कि कितने का बिका है ये। प्रॉफिट एंड लॉस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का तो इन दोनों टी अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो एसेट और एक्यूमुलेटेड का है वो तो डिस्पोजल अकाउंट में आता है, इन दोनों में तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। हाँ जी, सही कर रहा है ये, है सही कर रहा है। अच्छा, चलिए ट्रेड में लॉस वाला एक देख तो सही है, ये रहा। हाँ आगे 180,000 पे जो पे किया, लेकिन एग्री 120,000 पे। ट्रेड एंड अलाउंस 120। हाँ, एग्री 120 पे कैसे हो जब पे हमने 180 किया है? एक्सचेंज का लेक्चर नोट किया हुआ है? किया हुआ है। देखो ज़रा खोलो। ट्रेड एंड अलाउंस वो अमाउंट है जितने का पुराना बिक रहा है प्लस कैश जितना दे रहा है, जितने पे पुराना सेल हो रहा है, यानी पुराना वो इतने में रख रहा है प्लस हम कैश उसको और दे रहे हैं। पढ़ते हैं ना घर जाके। तो फिर क्या किया? पुराना जो है कवर करा था साथ, इसलिए मेरा ये वाला लेक्चर है। आपसे पूछना था, टेस्ट जो है वो कल दे सकते हो? कल से मैंने तैयारी शुरू की थी, आज मेरी कंप्लीट हो रही है। चलो मैं कह दूंगा। वो इतनी देर में लेक्चर भी नहीं नोट किया पूरा? नहीं सर, ये आपका आज का है। कल तो ये क्या कर रहे हो? क्वेश्चन अच्छा, यार इतने अंधेरे में नज़र आ जाता है? ओ नहीं, इधर रजिस्टर पे। ये क्या है? क्या लिखेंगे इधर? अच्छा चलो बताओ, अगर एसेट का अकाउंट बना रहे होते तो डिस्पोजल में कौन सी फिगर लिखते हैं एसेट में क्रेडिट साइड पे? जितने का बेच रहे हैं। जितने का बेच रहे हैं वो लिखेंगे। अच्छा एक तो ना ये ना करना, 0 पूरे लगाना, ये नहीं पता लगेगा क्या लिखा है। अगर एसेट का अकाउंट बनाएं तो वो देखो बना भी हुआ है सामने, क्रेडिट साइड पे जो डिस्पोजल लिखा हुआ है कौन सी फिगर आएगी एसेट के अकाउंट में? हैं? जितने का बेचा वो आएगा, उसकी बुक वैल्यू आएगी, उसकी कॉस्ट आएगी, क्या आएगा? अच्छा, एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग बन रहा है, एसेट के अकाउंट में डिस्पोजल की कौन सी फिगर आएगी? कॉस्ट आएगी, उसकी कॉस्ट
ये 3 महीने की भी एड निकाल लिया और एक पिछले कितने सालों की वो भी निकाल ली कितने साल ये क्या है भाई? वो तो मुझे नज़र आ रहा है 40 लिखा हुआ है। कौन सी फिगर लिखते हैं? जितने का बेचा? ये क्या है? 120 कहाँ से आया? एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल कौन सी फिगर लिखेंगे? हाँ, क्या अमाउंट होगी वो नज़र आ रहा है टी अकाउंट? वो सामने उधर, उधर नहीं, उधर बोर्ड पे एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल लिखा हुआ है। कौन सी फिगर होनी है वो? जितने का बेचा है। फिर सोच लो, एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चौथा केस है ना, उसमें तो ट्रेड इन वैल्यू भी नहीं करते। बात चौथे तीसरे केस की नहीं है। बात यह है कि एसेट के टी अकाउंट में उधर डिस्पोजल के सामने कौन सी फिगर आनी है? जितने का बेचा वो आनी है या कॉस्ट आनी है? कॉस्ट आनी है। जितने का बेचा वो तो डिस्पोजल अकाउंट में जानी है। डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करें तभी कॉस्ट से करनी है। वो तो डिपेंड करता है रिड्यूसिंग बैलेंस है कि स्ट्रेट लाइन है, तो फिर बुक वैल्यू। लेकिन एसेट के अकाउंट में तो कॉस्ट आएगी ना उसकी, हैं? नहीं ना यार, एसेट के अकाउंट में तो क्रेडिट आएगी उसकी कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है तो निकाल रहे हैं बुक्स में से, वहाँ से कॉस्ट निकाल रहे हैं, वहाँ से एक्यूमुलेटेड निकाल रहे हैं। क्या सोच रहा है जवान? हैं? नहीं, कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो करो ना यार, कुछ तो लिखो। हाय हाय, यार जो फिगर दिए हैं वो तो लिख लेते कम से कम। क्लासेस नहीं ली? आपने एडिशन लिखा है वो पुराना बेच के जो है एसेट खरीदने में एडिशन होगी या उसको एसेट को पुराने को इम्प्रूव करने में जो पिछली वाली क्लासेस ली हैं सारी? लास्ट ईयर एसेट के अकाउंट में डेबिट साइड पे एडिशन में क्या फिगर लिखते हैं? हाँ, 16 रहती, 15 ले लिया। जो नया खरीदते हैं उसकी कॉस्ट ही डेबिट होगी ना, जो नया खरीदते हैं उसकी कॉस्ट डेबिट होगी। जब कोई नया एसेट खरीदते हैं, एक्सचेंज होना ज़रूरी नहीं है, नया खरीद लिया। हाय 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 हाय
अच्छा, एक तो जिस मासूम इंसान ने बिल्डिंग का भी कॉलम बनाया है, मैंने ये मिसालें दी हैं। बिल्डिंग का कॉलम इसका कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। सवाल में कितनी क्लासेस हैं? एक प्लांट है, मशीनरी और एक फर्नीचर है, बस उनके कॉलम बनने हैं और एक टोटल का बनना है। चलें इधर देखें। अगर ये सवाल प्लांट एंड मशीनरी और उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन के टी अकाउंट बनाने का होता तो भी जो फिगर्स जैसे कैलकुलेट करते वही सारी हैं, बस लिखना इस तरीके से। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का जो अकाउंट है वो ये है, एक्यूमुलेटेड एप्शन का अकाउंट ये है, तो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में क्या क्या आना है? बीडी, ये बीडी है इधर, कितना? 3 मिलियन। एक तो कुछ बच्चे जो है ना सुस्ती के मारे वो ये कर रहे हैं, ऐसे ना करें। 3 मिलियन आप पूरी पूरी फिगर्स लिखें। कुछ मिलियन लिखे होंगे, कुछ पूरी पूरी फिगर्स लिखी होंगी, ना आपसे कैलकुलेशन होनी है ना पेपर मार्क करने वाले को समझ आना है, तो पूरी फिगर्स लिखें। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स के सवाल हो तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, रुपीज इन मिलियन या रुपीज इन 1000, लेकिन फिगर्स तो लिखें इंसानों की तरह। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या क्या होना है? एडिशन, डिस्पोजल, सीडी। एडिशन में क्या चीज आनी चाहिए? इस सवाल में नहीं, वैसे पूछ रहा हूं। जो इस साल में मजीद एसेट डेबिट होना है, या तो नया खरीदा जाना है या उसके ऊपर कोई अपग्रेडेशन होनी है, वो एडिशन है। तो इस सवाल में प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडिशन है? जी, नई मशीन खरीदी है, वो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है। अब जब एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है तो जब भी कैश आ जा रहा है तो केस 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता, या तो केस 3 है या 4 है। और ट्रेड इन अलाउंस है। अब चाहे केस 3 है चाहे केस 4 है, कॉमन बात यह है कि नए की कॉस्ट इज इक्वल टू पुराना कितने का बिक रहा है प्लस कैश। तो पुराना कितने का बिक रहा है? ट्रेड इन अलाउंस। तो नए की कॉस्ट बन जाएगी, मैंने फार्मूला भी लिख के दिया था आपको, नए की कॉस्ट बन जाएगी ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश। तो 120 और 180, तो एडिशन आ जाएगा 300। ये 300 वाली बात पे कोई इख्तलाफ? क्लासेस नहीं ली हुई, इसके अलावा कोई और मसला? घर जाके पढ़ते ही नहीं, इसके अलावा कोई और मसला? जो एसेट बिका, डिस्पोजल, यानी अभी अगर टी अकाउंट बना रहे होते प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहां डिस्पोजल में क्या फिगर आनी है? जितने का बिका, जितने का बिका नहीं, उसकी कॉस्ट। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब अलग बन रही है तो यहां पर इसकी कॉस्ट, यहां पर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने का बिका ये तो डिस्पोजल अकाउंट में जाना है, और इस स्केड्यूल का डिस्पोजल अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्नीचर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस स्केड्यूल के अंदर कोई काम नहीं है डिस्पोजल वाले टी अकाउंट की फिगर्स का। जर्नल, लेजर, ट्रायल, वो सब अपनी जगह चल रहा है। ये बस एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट है एसेट स्केड्यूल, जो बनाने के लिए वैसे ही जो टी अकाउंट की चीजें होती थी उनको बस इस शक्ल में बना के लिखना है। तो डिस्पोजल में फिगर कौन सी लिखेंगे? जो बिका उसकी कॉस्ट। तो डिस्पोजल के सामने आ जाएगा 240।
306। एक्यूमुलेटेड डेप्शन, अब ये एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट ही है, बस बना इस शक्ल में है, BD 1234500। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले हमें डिस्पोजल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले प्लांट एंड मशीनरी को डिस्पोजल वाला, और इसके लिए कहा था कि पहले साल के शुरू तक पहुंचे। $240 इसकी कॉस्ट थी। खरीदा कब था? 1 जुलाई। तो पहला साल के 6 महीने वाला ब्रैकेट, उसके बाद 20 पूरा, 21 पूरा। और जिनको शॉर्टकट नहीं आता कोई बात नहीं, आपको कहा था हर साल की डेप्शन कैलकुलेट करके पहुंच जाएं। तो 1 जनवरी 22 तक पहुंचे 121,989। और इस साल ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 3 महीने। तो इस पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन 121,989 24% इंटू 3/12 7319। और फाइनली डिस्पोजल डेट तक इसकी बुक वैल्यू बन गई थी 112,230। ये इसकी बुक वैल्यू बन गई 31 मार्च पे, जबकि वहां हमने बुक वैल्यू नहीं लिखनी, एक्यूमुलेटेड लिखनी है। तो इसकी एक्यूमुलेटेड कितनी जी? क्या करूं? किसमें से क्या माइनस करूं? कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं तो बाकी एक्यूमुलेटेड रह जाएगी 12777। सही है फिगर्स? कौन सी फिगर गलत है? ये गलत है। कितनी? 114,670। हाँ 1 अप्रैल है, ठीक है। 31 मार्च 1 अप्रैल। 125,000। और डिस्पोजल करने के बाद फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलती है। कैसे? रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल। अच्छा, रिमेनिंग ओपनिंग कैसे? रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो पहले साल के शुरू की बुक वैल्यू तक पहुंचे। ये क्या बना? साल के शुरू में सबकी नेट बुक वैल्यू। क्या करूं आगे? डिस्पोजल वाले की बुक वैल्यू कौन सी? ये साल के शुरू वाली, -121,989। इस पे लगेगा पूरा साल। कितनी? 39,443। और डिस्पोजल कैलकुलेट कर चुके 7319। एडिशन कितने महीने? 3 लाख पे 24%, 9/12 कितना? 54,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन फॉर द ईयर बन गई 455,762। अब मुझे ये बताएं कि इन कैलकुलेशन में मैंने नया क्या किया?
अगर घर में बेटे नहीं पढ़ेंगे, अब देखें 10 दिन बाद अगर आप मुंह उठा के आ गए हैं तो आपको याद ही नहीं है चीजें, एक्सचेंज ऑफ एसेट याद ही नहीं, क्या करूं मैं उसके लिए? मुझे सिर्फ कुछ गिनती के कुछ बच्चे हैं जो कैलकुलेशंस करते नजर आए, बाकी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख के बैठे हैं कि बस थक गए। FAR1 कैफ के उन पेपर्स में से है जिसको पास करना बहुत मुश्किल है। वजह, इंट्रो में अकाउंटिंग पढ़ी, वो PRC में अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस की, ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं, MCQs पास करिए, तुक्के मार मार के पास करके आगे आ गए। लेकिन इसमें ज़्यादा लंबे सवाल हैं, और ये भी मैं भी एग्जाम लेवल तक पहुंचा नहीं हूं। हाँ ठीक है, ये कैलकुलेशंस किसी हद तक एग्जाम लेवल ही हैं, यानी एग्जाम लेवल की ही हम ये रिड्यूसिंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम लेवल इससे और इससे ऊंचा मुश्किल लेवल है FAR1। सबसे बात कर रहा हूं, ये जो आज तक पढ़ा, ये बेटे समझ आ रही है मेरी बातें? सच्ची सच्ची। अच्छा मैं क्या करूं आपके लिए, और मुझे बताएं मैं क्या ऐसा करूं? घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको रोज सबक सुनना शुरू कर दूं, क्या करूं? क्या मैं यानी ऐसा क्या होगा कि आपको ये सब जो आपने पढ़ा हुआ है इसको आप अच्छी तरह रिवाइज भी करना शुरू कर दें? क्या करूं? क्या मैं ऐसा, मुझे बताएं मैं क्या करूं? एक ही चैप्टर के ऊपर 2 महीने लगाऊं, क्या करूं? अब ये कैलकुलेशन पिछली 3 क्लासेस मैंने इसी के ऊपर लगाई हैं। यहां तक किस किसने सही किया? सच्ची सच्ची ईमानदारी से 1 2 3 4 5 बस 6 7 बस। बाकी बताएं क्या इसमें मुश्किल आई, क्योंकि लेक्चर नहीं लिए हुए। अच्छा वो कब लेंगे लेक्चर? आज ले लेंगे, है ना? हाँ आज सारे लेक्चर रहने हैं। 4 साल बहुत है मेरे ख्याल में कैब करने के लिए, बहुत है। आराम से चलें, कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर देख के तो बता दें। 125 शाबाश। 455,762 जो एसेट बिका उसकी क्या फिगर लिखूं? बुक वैल्यू, यहां पर कॉस्ट, यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन जो कि बिकते हुए थी 125,330। 156,4,932 और नेट बुक वैल्यू बन गई दिस माइनस दिस 1,4,950,68। जिन्होंने पढ़ा है, जो कैलकुलेशन कर रहे थे, वो बेटे बता दें इसमें, जो नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूँ। जिन्होंने तो पढ़ा ही नहीं तो वो तो चले वैसी। जिन्होंने पढ़ा है, जिनसे कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही थी और कुछ समझ नहीं आया तो बताइए। मैं ये अभी तक इस वक्त जितना किया है, मतलब इस सवाल को अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल से कोई 12 नंबर का सवाल है। इसमें बताइए जो पूछना है। ये स्टार्ट तक, हाँ। वो ये खाली टी मिटाए मैंने,
जी दोबारा बोलिए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। हाँ, अगर डायरेक्टली यहां तक पहुंच गए, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, आपने यहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये फिगर निकल आई। अब डेप्शन फॉर द ईयर के लिए क्या करें? नहीं, यहां पर क्या लिखूं? रिमेनिंग ओपनिंग के लिए जो बिका है उसको माइनस करना पड़ेगा ना। कौन सी फिगर माइनस करनी है? साल के शुरू तो निकालनी पड़ेगी ना, है जी? 1 to 1 की मुझे आवाज आ रही है कोई? जी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल होगी या कॉस्ट इस्तेमाल होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस है, नेट बुक वैल्यू। इसको क्यों माइनस किया यहां से? क्योंकि हम रिमेनिंग ओपनिंग निकालना चाह रहे हैं जिन पे पूरे साल की डेप्शन निकालें। 121 क्यों माइनस किया? 125 क्यों नहीं? नहीं सॉरी, 114 क्यों नहीं? 114 क्या है? जो एसेट बिका उसकी डिस्पोजल डेट तक की बुक वैल्यू। ये इधर से क्यों माइनस नहीं की? 121 क्यों माइनस की? क्योंकि ये जो रिमेनिंग ओपनिंग है, हम ये कह रहे हैं कि इतने साल के शुरू में बुक वैल्यू वाले एसेट्स थे जिनमें से इतनी बुक वैल्यू वाले बेच दिए, तो बाकी जो रह गए उन पे पूरा साल। ये साल के शुरू की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये साल के शुरू की है। अच्छा, ये क्या चीज है? सब प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू। तो इसमें से अगर अलग करना है तो बिकने वाले की भी बुक वैल्यू लें या कॉस्ट लें? बुक वैल्यू लें या जितने का बिका वो लें? बुक वैल्यू, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर बुक वैल्यूज का इस्तेमाल हो रहा है। उधर भी को हाथ उठा नजर आया था। फर्नीचर के अकाउंट का बीडी बैलेंस देखिए। अगर इस सवाल में स्केड्यूल नहीं टी अकाउंट बना रहे होते तो वो यही फिगर्स ही लिखते हैं ना। प्लांट मशीनरी के अकाउंट में ये बीडी, एडिशन, डिस्पोजल ये सीडी लिखते। एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में ये बीडी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल सीडी। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एसेट स्केड्यूल बनाना पड़ जाए तो उस टी अकाउंट की जगह इस तरह प्रेजेंट हो रहे होंगे। फर्नीचर के अकाउंट का बीडी 15 लाख। नया कितने का खरीदा? 180। जो पुराना बेचा, अच्छा 150 की जगह यहां पर अक्सर लोगों का मुझे 40,000 लिखा नजर आया। जब हम यहां डिस्पोजल लिख रहे हैं तो यहां पर कौन सी अमाउंट लिखनी है? जो बिका उसकी कॉस्ट। क्योंकि अगर इसको फर्नीचर टी अकाउंट की शक्ल देखें तो ये 15 लाख क्या है? कॉस्ट। तो हम यहां से क्रेडिट कर रहे होते हैं कि इतने एसेट्स जिनकी कॉस्ट ये है, इसमें से 1.5 लाख कॉस्ट वाला एसेट बिक गया, उसको निकाल दिया बुक्स में से, तो जितनी कॉस्ट थी वही यहां पर क्रेडिट करेंगे। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में यहां डेबिट साइड पे डिस्पोजल की क्या फिगर लिख रहे होंगे? इसकी बुक वैल्यू या एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेटेड, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जो एसेट बिका उसकी बुक एक्यूमुलेटेड डेप्शन इनमें से इतनी डेबिट करके खत्म कर दी हमने। तो जो एसेट बेच रहे हैं उसको बुक्स में से निकाल रहे हैं, उसकी कॉस्ट को यहां से निकाल रहे हैं और उसकी एक्यूमुलेटेड को यहां से निकाल रहे हैं। तो जितने का बिक रहा है वो नहीं आना यहां, वो किधर जाएगा? जितने का बिक रहा है वो डिस्पोजल का टी अकाउंट बनता तो उसमें आता। इस सवाल में इस अकाउंट का मैंने पूछा नहीं था। अगर पूछा होता तो यहां हम जरूर लिखते 40,000। इस सवाल में जरूरत नहीं थी, इसकी पूछा ही नहीं। कितना बना सीडी? 1530।
ओपनिंग 876500। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल। अच्छा, अब चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो रिमेनिंग ओपनिंग यानी साल के शुरू वाले एसेट्स की कॉस्ट में से क्या माइनस, जो बिका उसकी कॉस्ट, बाकी पे पूरा साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो साल के शुरू की बुक वैल्यू में से जो बिका उसके साल की शुरू की बुक वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो साल के शुरू की कॉस्ट में से जो बिका उसकी कॉस्ट। कितना जी? 297,000। जो खरीदा जी 27, जो खरीदा कितने का? 180। लेकिन कितने महीने? 1 नवंबर को खरीदा है, 2 महीने, नवंबर दिसंबर। 6000। जो बिका कितने महीने इस्तेमाल होके बिका? 6 महीने, तो 150,000 6 महीने, कितना? 15,000। टू नाइन और जो बिका कितना अरसा इस्तेमाल हो गया बिका? 2020 पूरा, 21 पूरा, 24 महीने, और 2022 में 6 महीने। तो अब आप चाहे उसको ये कह लें कि 30 महीने, और अगर आपको ये गिनने में आसानी लगती है तो बेशक ऐसे कर लें, 150,000 इंटू 2.5। ये 2.5 कहाँ से? 2.5 साल हुए, कितनी बनी है क्यूमुलेटेड? 75,000। 102500। नेट बुक वैल्यू तो 437500। और इन्हीं सारी फिगर्स का टोटल है जो यहां लिखना। मेरे लिए बताएं क्या हुक्म है, मैं क्या आपके लिए ऐसा करूं कि ये आपसे होने शुरू हो जाए? हाँ जी, मुझे बताना यार, मैं क्या करूं? तो सारा इन्हें दोबारा पढ़ा दूं हैं? अगले सेशन में आ जाएं फिर। अब मैंने रिवैल्यूएशन शुरू करानी थी आज। मैंने सोचा था 3 दिन तो लगाई हैं टी अकाउंट पे, बस सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा और कहूंगा वही जो टी अकाउंट थे ना अब इस शक्ल में लिखना है। फिर मुझे सुबह वाले सेक्शन में एहसास हुआ चलो एक मजाक में सवाल ही कर लेते हैं, वो स्टूडेंट ने मजाक ही शुरू कर दिया। वरना अपनी तरफ से मैं रिवैल्यूएशन सोच के आया था, और वही हाल आप लोगों का भी है। मैं आपको बता रहा हूं FAR1 एक मुश्किल पेपर है पास करने के लिए। ये मेरा ख्याल है कुछ अटेम्प्ट्स और गुजर ले, कैफ का सबसे बुरा रिजल्ट FAR1 का हुआ करेगा, और ऐसा किसी दौर में होता था। ये जब PRC और कैफ नहीं था ना, मॉड्यूल्स होते थे, तो ये पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था मॉड्यूल बी का, सबसे बुरा रिजल्ट इस पेपर का होता था, सबसे बुरा रिजल्ट। इसको फिर तोड़ के 2 पेपर बनाए गए। अब वो 2 पेपर बढ़ते बढ़ते तरक्की करते कुछ ऐसा हुआ कि उनमें से एक को ले गए PRC में
वो फिर बच्चों वाला कर दिया उसको, और FAR 1 में एकदम से बड़ा कर देंगे आपको। ये मुश्किल पेपर है FAR 1। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।